हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज हम लोग न्यूरॉन्स के फंक्शंस और स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने न्यूरॉन्स के फंक्शंस और स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बात कर रहे हैं। आज हम लोग ग्लिया सेल्स के बारे में भी जानेंगे। ग्लिया सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम लोग न्यूरॉन्स को उनके आकार, उनके साइज के आधार पे कैसे डिवाइड किया गया है और उनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ लोगों ने न्यूरॉन्स को उसके साइज के आधार पर दो भागों में बांटा है, जिसे कि स्मॉल नर्व सेल और लार्ज नर्व सेल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये जो स्मॉल नर्व सेल होती है उसका डायमीटर क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। इसे आप 10 UM याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नेट में पूछा जा सकता है। तो कि स्मॉल नर्व सेल का जो UM होता है, उसका जो इकाई होती है, उसका डायमीटर कितना होता है, तो ये 10 UM होता है, याद रखिएगा। जबकि जो लॉन्ग नर्व सेल होती है उसका परिधि या फिर उसका जो डायमीटर होता है वो 100 UM होता है। इसमें देखिए, ख्याल रखने वाली बात यह है कि मस्तिष्क में, ब्रेन में ये दोनों ही तरह के न्यूरॉन्स यानी कि लार्ज नर्व सेल और स्मॉल नर्व सेल दोनों ही न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। कभी हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि नर्व मस्तिष्क में या फिर ब्रेन में किस तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, किस तरह के नर्व पाए जाते हैं, किस तरह के नर्व सेल, देखो इसका सही वर्ड यही है, नर्व सेल। तो किस तरह के नर्व सेल पाए जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हमारे ब्रेन में दोनों तरह के न्यूरॉन्स या दोनों तरह के नर्व सेल पाए जाते हैं। एक को स्मॉल नर्व सेल और दूसरे को लार्ज नर्व सेल कहा जाता है। ये सभी प्रकार के न्यूरॉन्स आपस में समन्वित रहते हैं, समन्वित रह के कार्य करते हैं। का कहने का मतलब है कि दोनों मिलजुल करके कार्य करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन से सूचनाएं हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं और ब्रेन से सूचनाएं वापस से शरीर के हिस्सों में मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाती हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में एसोसिएट होकर काम करते हैं। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि ये जो दोनों न्यूरॉन्स हैं ये आपस में समन्वित होकर के कार्य करते हैं। इसी समन्वय का परिणाम है कि व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर पाता है। कैसे कर पाता है, मैंने अभी तुरंत समझाया कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा स्टिमुलेशन ग्रहण किया जाता है, उनके थ्रू सूचनाएं जो होती हैं अडॉप्ट की जाती है। वो सूचनाएं सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती है और ब्रेन से को कैसा रिएक्ट करना है, किस तरह की अनुक्रिया करना है, ये पूरी इंफॉर्मेशन, ये पूरे नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ग्रंथियों में, हमारे हाथ पैर के हिस्सों में जाते हैं। मतलब कैसा रिएक्शन देना है, हाथ को देना है, पैर को देना है, जो भी रिस्पॉन्स देना है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये शब्द इस्तेमाल किया गया है कि दोनों आपस में समन्वित होकर के कार्य करते हैं। इसी समन्वय का परिणाम है कि व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर पाता है। जहां तक न्यूरॉन्स की संरचना तथा उसके कार्य का प्रश्न है, उसमें भी स्पष्ट विशिष्टता पाई जाती है, मतलब स्पेशलाइजेशन होता है। स्ट्रक्चर के ख्याल से न्यूरॉन को 3 भागों में बांटा गया है या फिर 3 भाग बतलाए गए हैं। पहला होता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का आकार जो होता है पेड़ की टहनियों तथा शाखाओं के समान होता है, जिसमें कई छोटी छोटी उप शाखाएं होती हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस होते हैं। यहाँ देखो चित्र में इसको एक्सप्लेन किया गया है। मैं अगर आगे बढ़ूँ तो आप इसको देख सकते हैं। ये देखो, ये होते हैं डेंड्राइट। जैसा उसने कहा कि पेड़ की शाखाओं के समान होते हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये जो स्मॉल स्मॉल ये दिया गया ना, ये भी जैसे उप डेंड्राइट्स बताया ना, छोटे छोटे होते हैं, तो ये इसी की बात कर रहा है। फिर से यहीं पे आते हैं। इसमें डेंड्राइट्स के बारे में बताया जा रहा था कि छोटी छोटी उप शाखाएं होती हैं। अब उप शाखाएं कहाँ पे हैं, देखो ये मान लो ये पेड़ की टहनियों के समान, 1 मिनट, हाँ ये देखिए, ये देखो, ये पेड़ की टहनियों के समान है ना, ये लग रहा है। पर ये जो छोटी छोटी शाखाएं हैं ना, इसे ही उप शाखाएं कहा जा रहा है। या फिर आप ये इसको पूरा स्ट्रक्चर ध्यान में रख लीजिए। जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर मान लीजिए कि ये पेड़ की शाखाओं का समान है, तो ये जो छोटी छोटी शाखाएं हैं इसको उप संरचनाएं कहा जा रहा है, छोटे छोटे ब्रांचेस कहा जा रहा है। इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से समझना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। डेंड्राइट जो होते हैं वो न्यूरॉन का एक प्रधान हिस्सा या भाग होता है। इसका प्रधान कार्य दूसरे न्यूरॉन से आने वाले नर्व इम्पल्स को ग्रहण करके उसे सेल बॉडी के भीतर भेजना होता है। यानी कि ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं, तो ये जो डेंड्राइट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये नर्व इम्पल्स को, मान लो ये नर्व इम्पल्स है, ठीक है, ये नर्व इम्पल्स को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे ये जो डेंड्राइट्स है ये नर्व इम्पल्स है, इनको ग्रहण कर रहे हैं। और ये कहाँ भेज रहे हैं, ये इसको यहाँ पे सेल बॉडी में भेज रहे हैं, ग्रहण करके अपने ब्रांचेस के थ्रू इसको यहाँ पे सेल बॉडी के अंदर भेज रहे हैं। और ये जो बीच में चीज़ है ना, ये न्यूक्ली होता है। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर सेल बॉडी हो गया। और ये चीज़ जो है यहाँ पे देखो लिखा है न्यूक्लियस, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है,
अब यहीं पर देखो ये जो न्यूक्लियस है ना, इसी न्यूक्लियस वाले पॉइंट पर प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी इंफॉर्मेशन लाई गई वो प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होकर इस तरह से आगे बढ़ता हुआ, एक्सॉन से आगे बढ़ता हुआ, यहाँ पर जो एक्सॉन टर्मिनल्स है उसके थ्रू ये आगे बढ़ जाता है, इसको आगे भेज दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। इसको हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वापस से यहाँ पे आते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इसका प्रधान कार्य दूसरे न्यूरॉन से आने वाले नर्व इम्पल्स को ग्रहण करके उसे सेल बॉडी के भीतर भेजना होता है। अब बात करते हैं सेल बॉडी की। सेल बॉडी न्यूरॉन का दूसरा प्रमुख भाग है या मेन हिस्सा है। इसे सोमा की भी संज्ञा, मतलब इसे सोमा भी कहा जाता है। यह न्यूरॉन का जीव होता है, मतलब इसमें ही न्यूरॉन की सारी ऊर्जा होती है, न्यूरॉन का मेन पॉइंट होता है। जैसे हमारे शरीर में मस्तिष्क हमारा मेन भाग है, अगर हमारा शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है फिर भी मस्तिष्क काम कर रहा है, तो हम यानी ब्रेन काम कर रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पर्सन जीवित है। जब ब्रेन डेड हो जाता है तो उस पर्सन को मरा हुआ माना जाता है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि न्यूरॉन का जीव, यही मेन पॉइंट होता है, यह न्यूरॉन का जीव होता है। यदि किसी कारण से सेल बॉडी नष्ट हो जाता है तो तंत्रिका कोश या न्यूरॉन काम करना बंद कर देता है। जैसे मैंने बताया कि हमारा ब्रेन अगर किसी कारण से डेड हो जाता है या ब्रेन में कोई भी लेसन हो जाता है, कोई क्षति हो जाती है, किसी तरह की चोट लग जाती है, तो हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। तो यही बात यहाँ पे हो रहा है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। सेल बॉडी में एक विशेष तरल पदार्थ होता है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक विशेष तरल पदार्थ होता है जिसे साइकोप्लाज्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल बॉडी में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है, उसे साइकोप्लाज्मा या साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। ये याद रखिएगा। जो एक विशेष झिल्ली से ढका होता है, कोश शरीर के भीतर या सेल बॉडी के भीतर न्यूक्लियस होता है। जैसा मैंने भी आपको दिखाया था कि उसके बीच में न्यूक्लियस होता है जो इसका मुख्य भाग होता है। मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं। कोश शरीर सेल बॉडी के 2 कार्य होते हैं। पहला कार्य डेंड्राइट्स के द्वारा लाए गए तंत्रिका आवेग नर्व इम्पल्स को ग्रहण करना तथा उसे आगे बढ़ाना, तथा दूसरा कार्य नर्व इम्पल्स को स्वस्थ रखना या फिर जीवित रखना। स्वस्थ रखना और जीवित रखना कैसे, मैंने आपको भी समझाया। अब बात करते हैं एक्सॉन की। एक्सॉन न्यूरॉन के उस भाग को एक्सॉन कहा जाता है जो सेल बॉडी से निकल करके आगे की ओर लंबवत बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे मैंने दिखाया कि एक्सॉन किसे कहते हैं। ये देखो सेल बॉडी से कंप्लीट होकर के ये इस तरह से आगे बढ़ते हुए पार्ट को क्या कहा जाता है, इसको एक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यह छोटा भी होता है तथा काफ़ी लंबा भी होता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का न्यूरॉन है, इसलिए इसका जो डायमीटर है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अधिकतर न्यूरॉन का एक्सॉन पे एक पतला सा परंतु थोड़ा मोटा शीट से ढका हुआ होता है, जिसे माइलिन शीट कहा जाता है। ये जो ढका हुआ है ना, जैसे ये दिख रहा है, ये चीज़, ये जो बाहर ये निकल रहा है ना, ये पूरा एक्सॉन है, और ये जो ढका हुआ है ना, इसे ही माइलिन शीट कहा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये जो पार्ट है, ये जो चीज़ है, आप अब देख सकते हैं, इसे ही माइलिन शीट कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यह शीट जो होता है कंटिन्यूअस में होकर प्रत्येक 2-2 मीटर पर दबा होता है या दबा दबा सा दिखाई देता है। अब आप ये समझ गए होंगे, ये माइलिन शीट है और ये 2-2 मीटर पे कह रहा है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे आप देख रहे हो दबा हुआ है, तो ये दबा दबा सा दिखाई देता है। अब क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में भी होगा। अगर आवरण सतत होता है तो तंत्रिका आवेग का प्रवाह ठीक ढंग से, मतलब ये चीज़ ना, ये इसलिए दबा हो, जैसे मैंने बताया कि आगे समझ में आएगा। अगर ये दबा हुआ नहीं होता तो क्या होता कि जो नर्व इम्पल्स है वो पूरे फ्लो से आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए ये दबा हुआ है ताकि नर्व इम्पल्स यहाँ से फिर आगे बढ़े, इस तरह से आगे बढ़े, इस तरह से आगे बढ़े, इस तरह से आगे बढ़े, एक कंटिन्यूअसली आगे बढ़ सकता है। प्रत्येक एक्सॉन के अंतिम छोर पर अनेक छोटे छोटे तंतु होते हैं जिसे इंड ब्रश या फिर इंड प्लेट कहा जाता है। ये अनेक एक्सॉन एक साथ मिलकर के एक नर्व का निर्माण करते हैं। तो ये पूरा आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको आप अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। आपको ये वीडियो न केवल आपके स्टडी में हेल्प करेगा, मतलब आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हेल्प करेगा, बल्कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये वीडियो हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो जैसा मैंने बताया, मैं ये पूरा जो
इमेज है, इसको मैं लेकर चल रही थी, तो इस इमेज को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए, इसे सेल बॉडी कहा जाता है। आप ये इतना पूरा ये जो पॉइंट था, इसे सेल बॉडी कहा जाता है। ये इसका न्यूक्लियस है जो इसका सेंटर पॉइंट्स है। अब देखो आगे क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ सिग्नल्स। देखो सिग्नल कैसे जाता है, इस तरह से नीचे की तरफ जाता है, यही बता रहा है डायरेक्शन ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, ये आपका एक्सॉन यहाँ से शुरू हुआ, पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका एक्सॉन चलता है। ये आपका एक्सॉन यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि यही ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक्सॉन है। ये आपकी माइलिन शीथ है और ये यहाँ पर दबी दुबी होती है, कहाँ, प्रत्येक 2 मीटर पर। ये हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, आप इसको देख सकते हैं, इसको एक्सॉन टर्मिनल्स कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे ग्लूटामेन लिखा होगा। ये इमेज थोड़ी सी आगे करें तो एक्सॉन टर्मिनल्स एंड प्री सैनेप्टिक ट्रांसमिशन, मुझे लगता है आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं सैनेप्टिक ट्रांसमिशन से रिलेटेड वीडियो भी बना दूंगी। आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया, देखिए यहाँ का मेन पॉइंट ये है कि ये देखो जो इसके एक्सॉन टर्मिनल्स है, जैसे बताया गया कि डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सूचना ग्रहण करते हैं। तो ये देखो एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट्स मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं और ये सूचना को ग्रहण कर रहे हैं और वापस से वही प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। ये इमेज काफ़ी बड़ी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हमारे ब्रेन में न जाने कितने करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स होंगे और इतने छोटे छोटे होंगे और उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन इसी तरह से होता है। ये पूरा न्यूरॉन का, अब मैं इसको ज़रा सा छोटा करूँगी तो आप पूरा इसको देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे ऐसे करती हूँ तो आपको दिखेगा। ठीक है, ये देखो इसके ब्रांचेस हैं, इस तरह से ये आगे कंटिन्यूसली पूरा कम्युनिकेशन होता रहता है और ये कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा फास्ट होता है, ये जो नर्व इम्पल्स होता है इतना जल्दी ये पूरा कम्युनिकेशन होता है कि आप इसको इमेजिन करके देखो कि हमने कुछ देखा और हमारे हाथ और पैर रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये कितना स्पीड में होता होगा। फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आपको नर्व इम्पल्स और सिनेप्टिक ट्रांसमिशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। न्यूरॉन में हमेशा सूचनाओं को एक दिशा में ही प्रवाहित करते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिए। न्यूरॉन हमेशा सूचनाओं को एक ही दिशा में ही प्रवाहित करते हैं। सूचनाएं डेंड्राइट से प्रारंभ होकर सोमा होते हुए एक्सॉन और फिर एक्सॉन के इंडब्रश तक जाते हैं, जिसे लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन की संज्ञा दी जाती है। तो लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन क्या है, यही जो मैंने अभी आपको पूरा बताया। इसको पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस पूरे प्रोसेस को लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन कहा जाता है। तो देखिए एक्सॉन का मेन 2 काम होता है, 2 कार्य होता है। पहला, सेल बॉडी से आ रहे तंत्रिका आवेश को ग्रहण करना तथा दूसरा, उसे तंत्रिका आवेश को, उस तंत्रिका आवेश या नर्व इम्पल्स को मुझे कहना चाहिए, नर्व इम्पल्स को एक्सॉन के अंतिम छोर या फिर इंडब्रश तक पहुंचाना। तो सेल बॉडी से आ रहे नर्व इम्पल्स को पहले वो ग्रहण करते हैं, उसको रिसीव करते हैं और फिर उसको वो आगे बढ़ाते हैं किस तरफ, इंडब्रश की तरफ। तो ये मेन 2 काम होता है एक्सॉन का। जैसा कि ऊपर के डिस्कशन में बताया गया कि अधिकतर न्यूरॉन में एक्सॉन माइलिन शीट से ढका होता है। इस शीट में, ये जो माइलिन शीट होती है, यदि इसमें किसी तरह का कोई डैमेज हो जाता है तो इससे जो 2 न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो ब्लॉक हो जाता है, वो बाधित हो जाता है। तो इससे ये बाधित होने के कारण एक रोग, जिसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहा जाता है, MS नाम का रोग होता है, ये माइलिन शीट की क्षति होने के कारण होता है। या आप ये कह सकते हैं कि माइलिन शीट में जब क्षति हो जाती है, किसी तरह का डैमेज हो जाता है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS नाम का रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे 2 न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। अब कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है का अर्थ क्या है, हमारी आंखों ने कुछ देखा, वो नर्व इम्पल्स आया, तो हमारा हाथ पैर क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, वो अनुक्रिया नहीं कर पा रहा है। तो यही कम्युनिकेशन क्या होता है, बाधित हो जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है, ये माइलिन शीट में क्षति होने के कारण हो रहा है। अब देखो यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है, इसी के बारे में बताया जा रहा है, जिससे व्यक्ति में असमन्वित या फिर झटकेदार गति, अनकोऑर्डिनेट एंड जर्क मूवमेंट करता है। तो क्यों करता है, मैंने अभी समझा दिया। अध्ययनों से स्पष्ट है कि माइलिन शीट का उत्पादन नर्वस सिस्टम के भीतर पाए जाने वाले सेल, जिसे ग्लिया सेल कहा जाता है, द्वारा होता है। ग्लिया सेल को ग्लिया या फिर न्यूरोग्लिया भी कहा जाता है। ग्लिया सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये ख्याल रखिएगा। स्पेन के न्यूरोशास्त्री सेनेटिगो रोमन काजल ने सबसे पहले इस यानी ग्लिया सेल की खोज की थी। मस्तिष्क में 2 तरह की कोशिकाएं या फिर सेल्स पाई जाती हैं,
एक होता है न्यूरॉन और दूसरा होता है नर्व सेल तथा ग्लिया सेल। इन्होंने यह भी बताया था कि ग्लिया सेल की संख्या तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन की संख्या से अधिक होती है। मतलब ये ग्लिया सेल जो होते हैं वो न्यूरॉन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा पाए जाते हैं, परंतु यह आकार में एक न्यूरॉन से छोटा होता है। नवीनतम अध्ययनों से पता चलता है कि ग्लिया सेल में जो डेंड्राइट तथा एक्सॉन नहीं होते, क्यों जैसा एक न्यूरॉन में डेंड्राइट्स और एक्सॉन होते हैं बट ग्लिया सेल में नहीं होते हैं। वह सूचनाओं को भेजने या ग्रहण करने का कार्य नहीं करते। जब डेंड्राइट नहीं है मतलब वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं और एक्सॉन नहीं है तो मतलब उसको टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सूचनाओं को नहीं इधर उधर करते हैं, वो कम्युनिकेशन में हेल्प नहीं करते हैं। वो बेसिकली न्यूरॉन के लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो माइलिन शीट को मेंटेन करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें नॉन न्यूरॉन सेल भी कहा जाता है। तो किसे नॉन न्यूरॉन सेल कहा जाता है? ग्लिया सेल को नॉन न्यूरॉन सेल कहा जाता है। अगर एग्जाम में आएगा तो इसका आंसर आप दे दीजिएगा। इन अध्ययनों के आधार पर यह पता चलता है कि ग्लिया कोशिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। आप ये कह सकते हैं, ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में आया था ग्लिया सेल से रिलेटेड कि 4 प्रकार के कौन से ग्लिया हैं: एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट और स्वान सेल। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्लिया सेल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपको ज़रा भी नॉलेज मिली हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिएगा। आज का क्वेश्चन ये है कि एक्सॉन का मेन काम क्या होता है। टिल देन किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।